आ गई महारानी बड़ी पूजा पाठ में लगी हुई थी सुबह से। कितनी बार कहा है कि पहले मेरे लिए चाय बनाया कर, फिर और कोई काम किया कर। सास ने चिल्लाते हुए कहा, बहू थोड़ा डरते हुए, जी माँ जी, आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा जाकर पूजा ही कर लूँ। सास, अच्छा अब तो तू सोचने भी लगी है, और क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि बुढ़िया सोती है तो सोती रह जाए, उठे ही नहीं। भगवान से ही मांगती होगी बुढ़िया सीधे टें बोल जाए। बहू, भगवान के लिए ऐसा ना कहें माँ जी, मैं क्यों सोचूंगी ऐसा आपके लिए, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। सास, हाँ हाँ, बातें तो कोई तुझसे बनाना सीखे। तेनालीराम के बाद तो तेरा ही नंबर आता है बातें बनाने में। बहू, माँ जी मैं अभी चाय लाती हूँ। वो बिना सास की बात सुने ही रसोई घर में चली गई। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती थीं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब गायत्री देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी ना सुना दें। पर बहू भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती जाती थी और उतने ही प्रेम से सब काम करती जाती। वो सास की सेवा को ज्यादा ही प्रेम भाव से करती, पर उसकी की गई सेवा का कोई असर गायत्री देवी पर नहीं होता दिखाई दे रहा था। ये तो रोज की बातें थी जो गायत्री देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता, ना कभी कोई बोलता और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता। सेठ घनश्याम लाल शहर के जाने माने रईस थे। आयु 58 वर्ष की थी। गायत्री देवी इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम है। इनकी आयु 56 वर्ष की है। इनका एक सुपुत्र भी है जिसका नाम राघव, इसकी उम्र 26 वर्ष है, और सुपुत्री जिसका नाम वैशाली, उसकी उम्र 21 वर्ष। सेठ घनश्याम लाल जी शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ ही वे बड़े समाज सेवी भी थे। शहर में जब कोई भी सामाजिक कार्य होता तो वो उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, इसीलिए उनका शहर में बहुत सम्मान भी होता है। कई बार राजनीतिक पार्टियों में सेठ जी को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी देना चाहा, पर हर बार वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर देते। कारोबार उनका पुत्र राघव ही देखता है। पिछले 2 सालों में उसे ही पूरा काम सौंप दिया। कभी कभी ऑफिस चले जाते हैं और राघव भी कारोबार के सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा करता रहता है। सेठ जी की पुत्री जो कि हिंदी साहित्य BA फाइनल ईयर में है, सेठ जी उसके लिए अब सुयोग वर की खोज में थे। इंतजार था कि उसकी खोज पूरी हो और बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में वैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, पर गायत्री देवी को तो बस उनकी बहू सुवर्णा से ही हर काम को कराने की आदत हो गई है। सुवर्णा अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती है, बस उसकी ही सेवा में लगी रहती है। वैशाली को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में लगी रहती हैं, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात वैशाली को सबसे ज़्यादा बुरी लगती, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। माँ ने कसम जो दे रखी थी। वैशाली अपनी भाभी की हमरुम थी, इसीलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली थी। वो भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती, माँ के व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती थी, पर हर बार सुवर्णा कहती, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी भी माँ है। वो बड़ी है, यदि डांट भी दिया तो क्या हो गया, बड़े लोगों की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। सुवर्णा और राघव की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। सुवर्णा अपने पिता की इकलौती संतान थी। माँ तो जब सुवर्णा 10 साल की थी तभी बीमारी के कारण चल बसी थी। सुंदर सुशील सभी गृहकार्यों में दक्ष, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता किसी दुकान में मुनीमिनी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था। सुवर्णा अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और उसे अपने लिए खर्च करने के लिए पैसे आराम से आ जाया करते थे। सुवर्ण ने पिछले साल ही अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब प्रस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययनरत थी। सुवर्ण ने प्रस्नातक के लिए शहर के निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें सुवर्णा ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ घनश्याम लाल जी को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री देवी और उनकी बेटी वैशाली भी कार्यक्रम में गई थी। उन तीनों ने वहीं पर सुवर्णा को देखा था जब वो स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी। सुवर्णा ने जैसे ही लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम गीत प्रारंभ किया, सभी श्रोतागण शांत हो गए। सेठ जी तो उनकी मधुर आवाज़ में खो गए। गायन प्रतियोगिता में सुवर्णा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब से सेठ जी घर आए तब से ही बस सुवर्णा की तारीफ किया जा रहे थे। सुवर्णा ने कितना सुंदर गाया, जैसे वो दिखने में सुंदर है वैसी ही मधुर उसकी आवाज़ है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का आवाज़ है। गायत्री देवी ने मजाक में कह दिया कि इतनी ही पसंद है तो बहू बना लो उसे, वैसे भी राघव के लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं। जैसे ये बात सेठ जी ने सुनी तो उसने अपनी जगह उलझ पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी वाली बात कर देती हो। तो गायत्री देवी कुछ नाराज हो गई। फिर सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। सेठ जी ने सुवर्णा के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फ़ोन लगाया। उसने उनसे सुवर्णा का पूरा नाम और पता लिया, अपने मुनीम जी को बुलाया और सुवर्णा के घर परिवार
के बारे में पता करने के लिए कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना है, मैं बता देता हूँ, वो तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। पत्नी का देहांत हुए लगभग 12 वर्ष हो गया, तब से घर में दोनों बाप बेटी ही हैं केवल। वो सेठ किशोरी लाल जी के यहाँ लगभग 25 सालों से मुनीम हैं। किशोरी लाल जी उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। मुनीम जी ने आगे बताया कि सुवर्णा तो साक्षात देवी का रूप है, वो जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। सेठ जी ने गायत्री देवी से अपने मन की बात कही कि वो सुवर्णा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वहीं खड़ी वैशाली ने जैसे ही सेठ जी की बात सुनी तो अपने पिताजी के गले लगते हुए कहा, पिताजी मैंने तो जब से उन्हें देखा था तब से बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही मेरी भाभी बने। गायत्री देवी ने कहा, वो सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिन माँ की लड़की है तो क्या वो निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा कि क्यों नहीं निभा पाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। गायत्री देवी ने शर्त रखी कि राघव की शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा और ना ही कोई मेरे किसी भी काम में आपत्ति प्रकट करेगा। आप तीनों को मेरी कसम खानी होगी। यदि किसी ने भी मेरी कसम तोड़ी तो उसी वक्त सुवर्णा को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और वैशाली तो केवल सुवर्णा को इस घर में बहू के रूप में देखना चाहते थे। दोनों ने बिन सोचे समझे हाँ बोल दी, बिन भविष्य की चिंता किए क्यों। गायत्री देवी ने कसम और शर्त की बात रखी थी, पर सेठ जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब सुवर्णा जैसी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। राघव ने जब इन सब बातों के बारे में पूछा तो उससे यही कह दिया गया कि पिताजी को लड़की पसंद है और उन्हें माँ की शर्त एवं कसम से कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने किशोरी लाल जी को फ़ोन किया और उन्हें अपने मुनीम जी को कल की छुट्टी देने के लिए निवेदन किया। सेठ जी, हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूं तो भी आपके 10% भी ना पहुंचूंगा, तो ये संबंध कैसे संभव होगा? सेठ जी समझ गए कि गुप्ता जी दहेज की बात कर रहे हैं। आज के समाज में यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी के पिता को संसार की सभी समस्याएं एक और, बेटी के दहेज की समस्या एक और। आज का समाज चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, डिजिटल क्यों ना हो गया हो, पर यह दहेज रूपी राक्षस हमेशा अपना मुंह बाएं बेटी के पिता के सामने सदा ही खड़ा रहता है। कन्या भ्रूण हत्या इसी समस्या के कारण की जाती है जो कि पढ़े लिखे समाज में ज़्यादा होती है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वही लोग फिर नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खोजते फिरते हैं। सेठ जी ने कहा, गुप्ता जी, कोई पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे और कुछ मांगना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो अपने जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को लड़के वालों को सौंप देता है। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाओं वाली वह सभी वस्तुएं तो बहुत ही तुच्छ है। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि जब से सुवर्णा विवाह के योग हुई है तब से ही मुझे उसके विवाह की चिंता हर दिन सताती थी और मैं यहाँ सोचता था कि भगवान, इस बिन माँ की बच्ची के लिए कौन घर सही होगा, क्योंकि मेरी हैसियत तो ज़्यादा नहीं है, तो क्या कोई अच्छा सा घर मेरी बेटी को मिलेगा। इसकी माँ के जाने के बाद मैंने ही इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, पर माँ तो माँ ही होती है ना, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सेठ जी, आप जानते हैं कि आज समाज में दहेज के नाम पर कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरा तो हृदय कांप जाता है जब ऐसी हृदय विदारक घटनाएं सुनता हूँ। सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके समान सोचने लगे तो बेटियाँ अपने परिवार पर बोझ नहीं होंगी, हर परिवार में सिर का ताज मानने लगेगा। गुप्ता जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी इस घर में अपने दूसरे घर में जा रही है। आप सब बताएं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। गुप्ता जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं ही किसी के पास कुछ मांगने आए और यदि वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो नारायण की इच्छा पूरी कर सकता है तो वो क्यों मना करेगा। ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने गुप्ता जी से कहा कि अब हम हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं, तो किशोरी लाल जी की पत्नी सुवर्णा को ले आई। सेठ जी, गायत्री देवी और वैशाली तो उसे पहले से देख चुके थे, पर आज सुवर्णा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में और भी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार राघव ने उसे देखा था, वो भी उसे बिना पलके झपकाए हुए देखता जा रहा था। जब वैशाली ने उसे धीरे से कोने मारी तब वो पलके झपक कर दूसरी ओर देखने लगा था। रिश्ते को पक्का करने के लिए गायत्री देवी ने शगुन के तौर पर सोने के कंगन सुवर्णा के हाथ में पहनाए। सुवर्णा जैसे ही उनके पैरों को छूने के लिए झुकी, गायत्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर गुप्ता जी ने राघव को शगुन में सोने की चेन पहनाई। फिर सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त के लिए पूछा। पंडित जी ने 1 माह बाद शुभ मुहूर्त निकाला। 1 माह बाद सुवर्णा अपने घर में बहू बनकर, नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास और बहन समान ननद और एक बहुत ही समझदार दोस्त राघव मिला।
राघव ने विवाह के बाद उससे कहा कि वो पति का रिश्ता बाद में निभाएंगे, पहले वो सुवर्णा से दोस्ती करना चाहता है। सुवर्णा भी इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, उसे हम स्वयं चुनते हैं। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। सेठ जी ने विवाह के 2 दिन बाद सुवर्णा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो, यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को आघात पहुंचे। सुवर्णा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ बात कहते हैं या समझाते हैं तो उसमें अपना भला ही होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव उन्हें होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसीलिए उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप मुझसे ये वादा भी ना लें तो मैं भी माँ जी का हमेशा सम्मान करूंगी। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं माँ जी से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगी। सदा ही इस घर की मान मर्यादा को बनाए रखूँगी। आपके मान सम्मान में कभी भी मेरे कारण आँच नहीं आएगी। कुछ रुक कर सुवर्णा ने कहा, पिताजी बचपन से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद मुझे भगवान ने माँ से फिर मिलाया है तो उन्हें कभी दुख पहुँचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना सुनते ही सेठ जी ने सुवर्णा के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे तब मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। हमेशा खुश रहो बेटी। सुवर्णा ने कहा, पिताजी मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर शायद बचपन में ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है। इस परिवार के रूप में आप लोगों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे धर्मात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ जी सुवर्णा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज देना। जी अभी भिजवाती हूँ। ये कहते हुए सुवर्णा कमरे से बाहर निकल गई। विवाह के 1 सप्ताह में सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य ही बचे थे। गायत्री देवी अब हर बात के लिए सुवर्णा को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़ा भी समय लग जाता तो उसे बहुत सुनाती। ये सब देखकर परिवार वाले कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें गायत्री देवी की शर्त और कसम की याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन जो कि उसी शहर में रहती थी, उनके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ के घर में सभी को बुलाया गया था। बहन ने वैशाली, राघव और सुवर्णा को एक दिन पहले ही आने को बोला था तो वो लोग चले गए थे। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो गायत्री देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने शर्त के कारण गायत्री देवी से कोई प्रश्न नहीं किया और वो चले गए। सेठ जी अब कभी कभी बहुत पछताते कि उन्होंने बिना विचार किए ही कसम ले ली, पर जब भी वो सुवर्णा को देखते तो उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता। 4 घंटे बाद गायत्री देवी नंद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सेठ जी भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गए। घर आकर देखा दरवाजे बंद थे तो सेठ जी ने नौकरों को बहुत आवाज़ दी। कोई उत्तर ना पाकर गायत्री देवी ने कहा, सभी कहीं चले गए होंगे, मेरे पास एक और चाबी है। चाबी सुवर्णा को देते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही सुवर्णा ने दरवाज़ा खोला पूरे घर में घुप अंधेरा था। गायत्री देवी ने उससे तेज आवाज़ में कहा, क्या रात यही दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही सुवर्णा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया पूरे घर की लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। सुवर्णा के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगीं और धीमी धीमी आवाज़ में म्यूजिक का साज बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सुवर्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुब्बारों से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू सुवर्णा। हॉल में बिल्कुल सेंटर में टेबल पर कुछ रखा हुआ था। सुवर्णा के साथ सभी बड़े आश्चर्य से यह नज़ारा देख रहे थे। तब गायत्री देवी ने सभी से कहा, क्या देख रहे हो सभी, आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है, इतना खास दिन है, इसे ऐसे ही जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया नहीं। वैशाली ने भी झूठा गुस्सा दिखाते हुए राघव से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। राघव ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज सुवर्णा का जन्मदिन है, इसने भी नहीं बताया। सुवर्णा की ओर देखकर कहा। सुवर्णा ने कहा कि मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर ही थी तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, तो याद भी नहीं था। पर माँ जी आपको कैसे पता? सुवर्णा ने सवाल किया। गायत्री देवी ने कहा कि तुझे याद नहीं, अभी पिछले महीने की ही तेरा पैन कार्ड पोस्ट से आया था तो उसी में मैंने तेरी जन्मतिथि देखी थी, तभी से सरप्राइज देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो। घर के सभी नौकर भी आ गए थे तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सबके सब? गायत्री देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने को। फिर सुवर्णा ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, वैशाली और फिर राघव को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है देने के लिए। गायत्री देवी ने कहा तो लोग
तुम लोग बाद में देना, मेरे पास है बहू को देने के लिए गिफ्ट। सभी आश्चर्य से गायत्री देवी को देख रहे थे। आज उनका व्यवहार सुवर्णा के प्रति बदला हुआ लग रहा था। फिर गायत्री देवी ने टेबल के दराज से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और सुवर्णा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तो सुवर्णा ने कहा, माँ जी इन सब की क्या ज़रूरत है, आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरा गिफ्ट है। तो गायत्री देवी ने कहा, वो सब ठीक है, पहले इन्हें खोलो। सुवर्णा ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला तो उसमें हल्के रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी थी। फिर उसमें दूसरा गिफ्ट खोला तो उसमें हीरे का एक बहुत ही शानदार हार था। फिर उसने सबसे छोटा पैकेट खोला तो उसमें बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बना छोटा डिब्बा था। सुवर्णा ने माँ जी की ओर देखा तो उन्होंने डिब्बे को खोलने का इशारा किया। जैसे ही सुवर्णा ने डिब्बा खोला उसमें घर की चाबियां थी। चाबियों को देखकर सुवर्णा कुछ समझ पाती इससे पहले गायत्री देवी ने कहा, आज से ये तुम्हारी हुई और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आज़ाद करो। अब से तुम घर संभालो। सुवर्णा फिर कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले गायत्री देवी ने कहा कि मैं सब बताती हूँ। उन्होंने उनकी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। कहा कि मैं मेरी बहू को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती थी मेरी तरह, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्यार से इतने जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि तुम्हें मैं प्यार करती तो तुम मुझसे अपनी माँ देखती, और यदि ये होता तो जो मैं चाहती थी वो हो पाना संभव था। इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब जब तुम्हें डांटती थी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और शादी के 2 दिन बाद ही सेठ जी से मैंने ही कहा था कि वे तुमसे वो वादा लें, और तुमने ये वचन दिया। तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत ही जल्दी पूरा काम संभाल लोगी, पर इतनी जल्दी ये तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा यकीन है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम बहुत अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन तुम्हारा है, पर सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है। ये सब सुनकर सुवर्णा की आंखों में आंसू आ गए। पिछले 11 महीनों से जिस दिन का वो इंतजार पल पल कर रही थी, आज उसे उसके जन्मदिन के दिन मिल गया। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर गायत्री देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों है, आज तो खुशी का दिन है, रोते नहीं है। सुवर्णा ने कहा, माँ ये तो खुशी के आंसू हैं, और गायत्री देवी के गले लग गई। आज उसे उसके मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। ये देखकर सभी लोग की आंखें नम हो गईं। फिर गायत्री देवी ने अपने हाथों से सुवर्णा के आंसू साफ करते हुए कहा कि अब रोना बंद करो, और हाँ, अब यदि किसी ने मेरी इस प्यारी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, और एक बार फिर गायत्री देवी ने सुवर्णा को अपने गले से लगा लिया था। सुवर्णा ने अपने जीवन में बिन माँ के काटे कितने साल, जो कि उसके लिए जेठ की तपती दोपहर के समान थे, पर गायत्री देवी का स्नेहमयी वात्सल उसके लिए सावन के मौसम की पहली ठंडी फुहार के समान था। वो अब माँ के ममत्व की शीतल छाया में आ चुकी थी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।